हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। जी हाँ साथियों, आज हम इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो साथियों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में 24 मिनट के बाद, कब से, तो 24 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो 24 मिनट के बाद साथियों उसमें हमारा जो आवाज़ था, जो वॉल्यूम था, वो समाप्त हो गया था, गायब हो गया था। मीन्स कि ये जो हमारे माइक की बैटरी थी, ये धोखा दे गई थी 24 मिनट के बाद। तो उसमें हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट आया कि 24 मिनट के बाद आवाज़ ही नहीं आ रही है। उसीलिए मैं ये आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अंत तक आप बने रहिए, एक एक इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करूँगा। आपको अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए साथियों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मैनुअल फॉर्म खरीदा गया है, और मैंने ये मैनुअल फॉर्म बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से 10 रुपये में खरीदा है। अगर आप मैनुअल नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि गूगल पे आपको मिलेगा। बस आप गूगल पे डाल दीजिएगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म, तो बार काउंसिल का उत्तर प्रदेश का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड कहाँ पे है। जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, आपको फॉर्म खुद ला करके जमा करना होता है। साथियों, आप स्पीड पोस्ट कृपया न किया करें। स्पीड पोस्ट करने के बाद आपका क्या हो जाता है, आपका फॉर्म इधर उधर खो जाता है, और आपका जो 1 महीने या 3 महीने के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन होने वाला होता है, वो 6 महीना लग जाता है, साल भर लग जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोगों को स्पीड पोस्ट तो बिल्कुल या किसी भी प्रकार से कोरियर तो करना ही करना नहीं है। अगर हम बात करें कि ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सिचुएटेड कहाँ पे है, तो साथियों यहीं पे 19 महर्षि दयानंद मार्ग प्रयागराज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 महर्षि दयानंद मार्ग प्रयागराज में सिचुएटेड है, और यहीं पे आपको अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के फॉर्म को सबमिट करना होता है। अब आगे चलते हैं, आगे एक एक फॉर्म को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। साथियों, इस लोगो से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। यही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का लोगो है, और इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पे आपको ये फोटोग्राफ्स दिख रहा होगा, और इस फोटोग्राफ्स में आपको कुछ खास दिख रहा होगा। खास इसलिए दिख रहा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ऐसा ही फोटो आपको लगवाना पड़ेगा अपने फॉर्म में, और टोटल 5 फोटोग्राफ्स लगेंगे, और ये 5 फोटोग्राफ्स मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा अभी बाय द टाइम में। इसमें क्या रहेगा साथियों, यहाँ पे एक ब्लैक कोट रहेगा। सबसे पहले आप एक एक चीज को आप देखते चलिए। ब्लैक कोट रहेगा, फिर यहाँ पे ब्लैक टाई रहेगा। क्या रहेगा साथियों, तो ब्लैक कोट रहेगा और ब्लैक टाई रहेगा, और जो इस फोटो का बैकग्राउंड होगा साथियों, ये पूरा का पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होगा। इसी टाइप का आपको फोटो बनवाना है, और किसी भी प्रकार का आपको फोटोग्राफ्स यहाँ पे नहीं लगाना होता है। ये पहला इंफॉर्मेशन था। अब आगे हम चलते हैं, और आगे चीजों को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। साथ ही ये फर्स्ट नंबर का पेज हमने अभी ओपन किया है। अब देखिए, जब फर्स्ट नंबर के पेज को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ आपके सामने आएगा। अब इसमें क्या क्या लिखा होता है, कर है आवेदन का पत्रांक संख्या। इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता है। जहां पे मैंने फॉर्म को फिल किया है, जिस तरह से मैंने फॉर्म को फिल किया है, उस तरह से आप फॉर्म को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। जहां पे मैंने छोड़ दिया है वहां पे एज इट इज आप भी छोड़ देंगे। यहां पे भी आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कर है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत श्री कुमार श्रीमती, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। न श्री लिखना है, न कुमार लिखना है, न श्रीमती लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि हाँ मैं श्री, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है रोनित कुमार चौरसिया। इसी तरह से सिंपल एज वे में आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो भी नाम होगा आप अपने नाम को लिखेंगे। यहाँ पे कर रहा है पुत्र पुत्री पत्नी श्री की बात कर रहा है, तो या तो आप पुत्र हैं, या फिर पुत्री हैं, या फिर आप किसी की वाइफ हैं। जिस पे हैं आप ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिक करना होता है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होता है कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनका पुत्र हूं, मैं इनकी पुत्री हूं। यहाँ पे जो भी आपके पिताजी का नाम होगा, जो भी आपके पति का नाम होगा, वो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जनपद दे रखा है, जिस जनपद से हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जनपद से हैं, जैसे आप गोरखपुर से हैं, बलिया से हैं, देवरिया से हैं, गाजीपुर से हैं, मऊ से हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं उस जनपद का आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाम
लिख देंगे। ये फर्स्ट पेज की कहानी थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे सुना दिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कह रहा है नोट दिया है, कह रहा है कार्यालय माह के प्रत्येक मंगलवार। प्रत्येक मंगलवार का मतलब क्या होता है साथियों? हर एक मंगलवार को आपका ऑफिस बंद रहता है। कौन सा ऑफिस बंद रहता है? तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो ऑफिस है साथियों, हर मंगलवार को बंद रहता है एवं द्वितीय बुधवार तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी बंद रहेगा। ये संडे के दिन नहीं बंद रहता है। ये जो आपका बार काउंसिल का ऑफिस है साथियों, ये मंगलवार को बंद रहने वाला है। और बुधवार की बात करते हैं तो हर बुधवार को नहीं, जो महीने का जो दूसरे नंबर का बुधवार आता है उसी दूसरे नंबर के बुधवार को ये बंद रहता है। और यहाँ पे दे रहा है कि राष्ट्रीय अवकाश, और जो भी हमारे राष्ट्रीय अवकाश होते हैं जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, और भी हमारे जितने भी हॉलीडेज होते हैं जो कि गस्टेड हॉलीडेज होते हैं, उन सभी हॉलीडेज पे हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या होता है? बंद होता है। तो इन सभी डेटों को आप छोड़ करके किसी भी डेट पे आप आकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये था साथियों फर्स्ट पेज की कहानी जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। अब हम चल रहे हैं सेकंड पेज पे। अब सेकंड पेज पे कुछ आपको इस प्रकार का चीज देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। किसकी बात कर रहा है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड बाय द ऑनरेबल मेंबर ऑफ बार काउंसिल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका बनाया जाएगा, जो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, वो कह रहा है किसके द्वारा बनाया जाएगा? ऑनरेबल मेंबर जो होते हैं, जो हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा। और आगे क्या कह रहा है? और लगाने का मतलब या तो ये लोग बनाएंगे, और एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम मोर देन 10 ईयर, या कोई ऐसा अधिवक्ता आपका क्या बनाएगा? ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाएगा जिन्होंने 10 साल से ज्यादा क्या किया है? प्रैक्टिस किया है, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है और 10 साल से ज्यादा उन्होंने अगर प्रैक्टिस किया है तो वो क्या कर सकते हैं? आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोनों चीजों को आपने देख लिया। यदि आपके पास कोई एडवोकेट नहीं मिल रहा है तो आप यदि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वहां पे ऑनरेबल मेंबर्स हमारे बैठे रहते हैं बार के। वो लोग क्या करेंगे? आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को एट दैट टाइम वहां पे वो चेक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को बना देते हैं। कर चरित्र प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए? तो इसी प्रकार का आपके पास फॉर्मेट आता है। मैं प्रमाणित करता हूं, करती हूं। आप अगर श्री हैं तो श्री पे टिक करिएगा, कुमार हैं तो कुमार पे, कुमारी हैं तो कुमारी पे, श्रीमती हैं तो श्रीमती पे। आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यहां पे सिर्फ टिक करने की आवश्यकता है। फॉर्म को एकदम सावधानी पूर्वक आप भरिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रोनित कुमार चौरसिया लिखा है, पुत्र हूं, तो अपने पिताजी का नाम जो भी होगा, अपने पिताजी का नाम मैंने लिखा है, को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ये बात कौन कर रहा है? ये या तो हमारे बार काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर्स कर रहे हैं, या फिर वो वकील साहब जिन्होंने 10 साल से ज्यादा क्या किया है? 10 साल से ज्यादा जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र को यहाँ पे बना रहा है। कर रहा है ये सच्चरित्र हैं और अधिवक्ता पंजीकरण होने योग्य उपयुक्त व्यक्ति हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दिनांक 10/9/2023 मैंने डाला है, जिससे आपको पता होना चाहिए ये जो फॉर्म मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं साथियों, ये फॉर्म अप टू डेट है। क्या है? ये अपडेटेड फॉर्म है, और इसी अपडेटेड फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइएगा कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो गलत फॉर्म फिल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। आप लास्ट तक बने तो रहिए। देखिए आपका कोई फॉर्म अगर गलत हो जाता है, अगर बार काउंसिल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो हमसे आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपने फॉर्म भरवाया था और फॉर्म को मेरे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरे भरोसे के साथ इस फॉर्म को आपको सामने रख रहा हूं। यहाँ पे जो भी एडवोकेट साहब होंगे उनका पूरा नाम लिखा जाएगा, उनका पूरा रोल नंबर लिखा जाएगा, अधिवक्ता का पंजीकरण संख्या लिखा जाएगा, उनका पूर्ण पता लिखा जाएगा, और इस प्रकार से वो क्या करेंगे? आपका चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे बना देंगे। इस फॉर्म के इस पेज पे बस इतना ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दे रहा है कार्यालय का प्रतिवेदन। जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है वहां पे आपको भी बिल्कुल भी निर्भीक होकर रहना है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कार्यालय का प्रतिवेदन कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है आप भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, उसमें कुछ लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक, आगे अब हम 3rd नंबर के पेज पे चलते हैं साथियों। 3rd नंबर के पेज पे जब आप आएंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक 2nd नंबर का फोटोग्राफ देखने के लिए मिलेगा। अभी 1st नंबर का फोटोग्राफ्स मैंने आपको पहले नंबर पेज पे दिखाया था, इसी प्रकार से अब 2nd नंबर के फोटोग्राफ्स को आप देखिए। टोटल मैंने 5 फोटोग्राफ्स बताए और पांचों के पांचों फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे ये 3rd नंबर का पेज खुल रहा है। 3rd नंबर के अगर हम पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे कैटलॉग फॉर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। यहाँ पे ये जो कॉलम दिया है इसको हमें बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हमको भरना नहीं होता है। ठीक,
ये बात क्लियर हो गई। जहां पे जो खाली है उसको बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपको भरना है, अब यहां से आपको यहां पे मेहनत करना है, यहां पे आपको भरना है। कह रहा है टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, ये चीजें आपके भरने के लिए है और यही आपसे भरवाया जाएगा। देखिए एक एक चीज को आप देखते चलिए। अगर हम पहले में बात करते हैं, कह रहा है नेम इन फुल एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट श्री कुमार श्रीमती, यहां पे आपको टिक करना है, यहां पे नहीं लिखना है। ना आप यहां पे श्री लिखेंगे, ना कुमार लिखेंगे, ना श्रीमती लिखेंगे। इस टाइप का कोई भी सिचुएशन आप यहां पे नहीं लिखेंगे। जो भी लिखना होगा यहां पे आपको टिक करना होगा। और एक एक जो ब्लॉक दिया है, एक एक ब्लॉक में आपको एक एक वर्ड्स को लिखना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पे जैसे मैं लिख रहा हूं RONIT रोनित, KUMAR कुमार, CHAURASIA। जिस तरह से मैंने एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड को लिखा है, इसी तरह से पूरा आपका फॉर्म ये फिल किया जाएगा। इसी तरह एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड को आपको लिखते हुए चलना है। सेकंड नंबर पे जो भी आपके पिताजी का नाम होगा, श्री पे बस आपको क्या करना है दातियों, यहाँ पे जो श्री दिख रहा है श्री पे आपको ऐसे टिक कर देना है। और जो भी आपके पिताजी का नाम होगा, एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड्स को आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। थर्ड वाले की अगर हम बात करते हैं बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे एक एक ब्लॉक में जैसे 10/10/1995 मैंने रैंडमली एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया और इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर दिया। इसी तरह जब आप फॉर्म को अपने फिल करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, उसी तरह एक एक ब्लॉक में एक एक डेट ऑफ बर्थ को आप क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अब आपका पूछ रहा है आपके सेक्स के बारे में कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करेंगे। पांचवें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो मैरिटल स्टेटस की बात करता है। अब कहेंगे कि मैरिटल स्टेटस क्या होता है, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है कि आप क्या शादीशुदा हैं कि बिना शादीशुदा के हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, और अगर नहीं शादीशुदा हैं तो इस पर टिक करेंगे। जो भी आपका सिचुएशन है उस पे आप टिक करेंगे। कैटेगरी की 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कैटेगरीज की बात करता है। कैटेगरी क्या होती है आपके पास पता है, SC होती है, ST होती है, OBC होती है और EWS कैटेगरी होती है। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने OBC से बिलोंग कर रहा हूं तो मैंने OBC में यहाँ पे फॉल कर दिया। यहाँ पे 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 7 नंबर पे आप देखिए, 7 नंबर में कह रहा है रेसिडेंट स्पेसिफाई स्टेट्स की बात कर रहा है। इससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये दूसरे स्टेट्स वालों के लिए यहां से हमको 7th नंबर वाले में हमको भरने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे हमको भरने की आवश्यकता है वो 8 नंबर वाले कॉलम में हमको भरने की आवश्यकता है। यहां पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछता है। अब क्या होगा आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा साथियों इस प्रकार से, अगर 395 बट्टा, तो बट्टा का साइन इस तरह से आप लगा देंगे। जैसे कई लोगों का कंसर्न आता है कि सर उसमें हम अपान कैसे लगाएं, बट्टा लगा करके हम कैसे करें, तो इसी तरह 395/306 FG कॉलोनी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्म को अपने एक एक वर्ड्स को यहाँ पे लिखा है, इसी तरह से आपको भी अपने फॉर्म में क्या करना है, एक एक वर्ड्स को यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से लिखेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी सही होगा। साथियों यहाँ पे साथ साथ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल रहा होगा। और ये जी हाँ साथियों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसका मोबाइल नंबर है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसलिए मैंने मोबाइल नंबर आपको दे दिया कि अगर इस फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या एट दैट टाइम ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको आती है, वैसे मैं दावा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप देखेंगे उसके बाद से आपको समस्या आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आती भी है तो आप साथियों हमको कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो आप फोन करेंगे वो 10 से 5 के बीच में ही आप हमको फोन करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 बजे रात को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और 10 बजे रात को हमको लगे घंटी बजाने। तो ये एक आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 5 के ही बीच में आप हमको फोन करेंगे, जो कि मैंने नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर नंबर की बात करते हैं तो 9648438343 मैंने यहाँ पे आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। यही इसी तरह से आपको यहाँ पे अपने क्या कहते हैं परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे पिन कोड भी आपको अपना फिल करना होता है। आगे हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे 9 नंबर में लोकल एड्रेस। आपका लोकल एड्रेस क्या होगा, अगर कोई परमानेंट एड्रेस होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस गोरखपुर है, आप गोरखपुर में आपका परमानेंट एड्रेस है, लेकिन आप कहाँ रह रहे हैं, आप इलाहाबाद रह रहे हैं, आप प्रयागराज में रह रहे हैं, तो जो आपका लोकल एड्रेस होगा जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं तो वो लोकल एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लोकल एड्रेस में प्रयागराज डाला हूँ क्योंकि मैं प्रयागराज में निवास कर रहा हूँ, तो ये मेरा लोकल एड्रेस है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने लोकल एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। साथ ही साथ लोकल एड्रेस के बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर भी फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपना पिन नंबर भी फिल करेंगे। आते हैं 10 नंबर पे, कर प्लेस ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा है।
और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं कि आप प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो साथियों जैसे मैं प्रयागराज में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ एडवोकेट बनने के बाद, तो मैंने प्रयागराज मेंशन किया। आप जहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। 11 नंबर में कह रहा है नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहा है कि आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होने वाला है, मीन्स की जो प्रयागराज का कोर्ट है वो कहाँ पे है। तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज मेंशन किया है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारा तहसील कहाँ है, अगर मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ, प्रयागराज में अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मुझे तहसील में प्रैक्टिस करना होगा तो हमारा तहसील कहाँ पे सिचुएटेड है, प्रयागराज में। तो जो हमारा तहसील है वो सदर प्रयागराज में है और उस तहसील के बारे में भी मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। तो ये था आपका फॉर्म, यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 2 ही फोटोग्राफ्स आपने देखा है, अभी 3 फोटोग्राफ्स आपको देखना है। जब आप पूरा 5 के 5 फोटो देख लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। साथ ही साथ आप यहां पर 12 नंबर में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आपने कौन कौन सी पढ़ाई किया है, किस प्रकार का आपने पढ़ाई किया उसको हम देखेंगे। यहां पे दे रहा है सीरियल नंबर की बात कर रहा है, ए में हाई स्कूल की बात कर रहा है, बी में इंटरमीडिएट की बात कर रहा है, सी में अगर आपने किसी भी प्रकार का बीए किया है, बीकॉम किया है या फिर बीएससी किया उसकी बात कर रहा है, डी में आपका एलएलबी की बात कर रहा है और ई में किसी अदर प्रकार का अगर आपके पास कोई डिग्री है, जैसे आपने एलएलबी के बाद एलएलएम भी कर लिया, नेट भी कर लिया, तो अदर प्रकार की अगर आपके पास डिग्री है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ए वाला हाई स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड की बात करता है, किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है उसके बारे में आपसे पूछेगा। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज के बारे में पूछेगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए और एलएलबी के बारे में पूछेगा। साथ ही साथ एकेडमिक सेशन की बारे में बात करेगा कि कब आपने एडमिशन लिया था, एकेडमिक सेशन। पासिंग ऑफ ईयर की बारे में बात करेगा कि आपने एग्जामिनेशन कब पास किया। साथ ही साथ यहाँ पे रेगुलर के बारे में पूछेगा और प्राइवेट के बारे में पूछेगा कि जो आपने डिग्री यहाँ पे साथियों हासिल किया है वो डिग्री किस प्रकार का आपका है, वो रेगुलर डिग्री के अंतर्गत आता है या प्राइवेट डिग्री के अंतर्गत आता है। ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है कि आपका जो ये एग्जामिनेशन हुआ था ये कितने साल के भीतर आपका एग्जामिनेशन हुआ था। जैसे आपका ग्रेजुएशन होता है 3 साल का होता है, आपका एलएलबी 3 साल का होता है या फिर 5 साल का होता है, यही ड्यूरेशन की बात करता है। और यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है कि आपने कितना % मार्क उसमें गेन किया। तो हाई स्कूल जैसे मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड से किए हैं, यूपी बोर्ड से किए हैं, एमपी बोर्ड से किए हैं, किसी भी बोर्ड से आपने किया है, आईसीएसई बोर्ड से किया है, तो वो क्या करेंगे, आप अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस स्कूल से किया है, रैंडमली किसी भी स्कूल का आप नाम ले लेंगे, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था। तो आप मान लीजिए कि 2010 में आपने क्या किया था, एडमिशन लिया था, कक्षा 9 में आपने एडमिशन लिया था, कक्षा 9 पढ़े आप, कक्षा 10 जाहिर सी बात है जहां पे हमारा कक्षा 9 में इनरोल्ड होता है तभी हम जाकर के कक्षा 10 का परीक्षा देते हैं, परीक्षा फॉर्म हमारा भरा जाता है। तो 9 और 10 को दोनों को एक साथ यहाँ पे कंसीडर किया जाता है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए आप 2009 में आपने 2010 में आपने एडमिशन लिया, तब 2010 में आपने एडमिशन लिया, 2010 पढ़े आप, फिर 11 और 12 में जा करके आपने क्या कर लिया, 2012 में आपने हाई स्कूल पास कर लिया। तो वो 2010 में आपने एडमिशन लिया और 2012 में आपने पास कर लिया। किस टाइप की डिग्री थी आपकी, तो रेगुलर डिग्री थी कि प्राइवेट डिग्री थी वो आप बताइए। कितने साल में हुआ, तो 1 साल में आपका अगर हुआ हो तो 1 साल लिखिए, 2 साल में आपका हुआ हो तो 2 साल लिखिए, जो भी आपका हुआ हो वो आप लिख सकते हैं। और परसेंटेज की बात करते हैं तो जितना परसेंटेज आपने पाया है उतना परसेंटेज आपको लगा देना। ठीक इसी प्रकार यूपी बोर्ड की भी बात करते हैं कि इंटर की बात करते हैं कि आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं कि आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, व्हाटएवर किसी भी बोर्ड से आप पढ़े होंगे उस बोर्ड के बारे में बताना, किस स्कूल से पढ़े उस स्कूल के बारे में बताना, साथ ही साथ कब आपने एडमिशन लिया था इंटर में पढ़ने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही आप 2010-12 में आपने क्या कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, तो 2012 ही में इंटर आप करेंगे ना, 2012 में आपने इंटर किया, 2014 में आपने इंटर पास कर लिया। लेकिन कभी कभी सिचुएशन किसी का गड़बड़ हो जाता है, वो हाई स्कूल कर लिया फिर बीच में पढ़ने का मन नहीं किया, 2 साल उन्होंने गैप कर दिया, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो उनके लिए समस्या नहीं होगी, वो जब से स्टार्ट करना चाहेंगे तब से वो अपना इंटर कर सकते हैं। जब वो अपना एफिडेविट बनवाएंगे तो एफिडेविट में अपना जेन्युइन कारण लिखवा देंगे कि साहब ये समस्या आन पड़ी थी कि मैंने हाई स्कूल के बाद मैं इंटर नहीं कर सका था, तो बस वो उनको लिखना होगा। और आपका क्या डिग्री रहा इंटर का, रेगुलर रहा कि प्राइवेट रहा, इसके बारे में आपको जिक्र करना होगा। कितने ईयर में आपका इंटर पास किया,
मीन्स की क्लास 11th पढ़े, फिर 11th के बाद आपने 12th पढ़े, तो 2 साल में आपने पास किया और कितना परसेंटेज आपने गेन किया, जो भी आपने परसेंटेज यहाँ पे पाया उसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक इसी प्रकार से आपने बीए किया, बीकॉम किया या फिर बीएससी किया, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया, अगर यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज से आपने रिलेटेड किया तो उसके बारे में आपको जिक्र करना है, कब आपने एडमिशन लिया, कब आपने पास किया, डिग्री क्या था, रेगुलर था कि प्राइवेट था, फिर उसके बाद से कितने ईयर में हुआ, कितना परसेंटेज आपको मिला था। इसी तरह से एलएलबी की भी बात करते हैं। एलएलबी आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, तो जैसे मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाला। अगर कोई कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने सीएमपी कॉलेज यहाँ पे मैंने डाल दिया, एडीसी कॉलेज डाल दिया। कब आपने एडमिशन लिया तो ये एडमिशन का टाइम बता दिया, कब आप पास किए तो मैंने पास का टाइम बता दिया, कैसी डिग्री थी तो रेगुलर डिग्री थी, कितने साल की थी तो 3 साल की थी, कितना परसेंटेज आपने पाया वो परसेंटेज बता दिया। अगर आपके पास कोई एलएलएम की भी डिग्री होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप लगा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप एलएलबी के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि एलएलएम होगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं, सिर्फ आपने एलएलबी कर लिया है तो आप एज अ एडवोकेट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि A certain LLB degree obtained by affiliated college university is recognized by Bar Council of उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि आपने जो भी LLB की डिग्री लिया होगा वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होगा, उसी कॉलेज को हम लोग क्या करेंगे, मान्य करेंगे। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की बात कर रहा है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। 13 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है वेदर इंगेज्ड इन एनी बिजनेस ट्रेड और सर्विस प्रेजेंट और बिफोर। अगर आप किसी सर्विस में किसी ट्रेड में इंगेज हैं तो आप बताइए यस, अगर नहीं है तो नो बताइए। 13 नंबर की बात करते हैं तो 13 नंबर की ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को मैंने फिल किया और उन सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है इनक्लोज्ड प्रूफ ऑफ डिस्चार्ज क्लोजिंग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट की बात करते हैं तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, किस प्लेस पे आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे मांगा जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा नाम आपसे मांगा जाएगा। ये भी पेज आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप फॉर्म खोलेंगे वैसे वैसे फॉर्म जैसे जैसे खुलता है वैसे वैसे ये भी फॉर्म आपका खुल रहा है। अब फॉर्म पे ही आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन घोषणा पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा और उस घोषणा में क्या लिखा है, मैं आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा, जिस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैं जैसे मैंने अपना नाम लिखा है रोनी चौरसिया पुत्र, यहाँ पे आपको टिक करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे टिक किया गया, इसी तरह टिक करने की आवश्यकता होता है। या तो पुत्र हैं, या तो पत्नी है, या फिर पुत्री है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आपके अपने पिताजी का नाम लिखना होता है। कर अधिवक्ता होने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के समक्ष नियमित पंजीकरण हेतु आवेदन निष्ठापूर्वक, किस प्रकार से कर रहा है साथियों, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं और निम्नलिखित घोषणा करता हूं या करती हूं। क्या क्या घोषणा आप कर रहे हैं, कर रही हैं, ये इसी तरह से फॉर्म में ही रहेगा। अभी मैं बताऊंगा एफिडेविट वाला भी, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं कि मैंने 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हूं। सेकंड में अपना नाम पंजीकृत होने की तिथि से साधारणतः उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिकार से मैं नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूंगा या करूंगी। तीसरे नंबर पे शासन अथवा किसी अन्य विभाग में मैं नियुक्त नहीं हूं। चौथे में मैं कोई अन्य व्यापार अथवा कारोबार नहीं करता हूं, नहीं करती हूं। इस प्रकार का ये पूरा 16 अंक का पूरा 16 नंबर तक ये गाइडलाइन आपको दिया है। इस प्रकार से ये इसी तरह से फॉर्म के बीच में रहेगा, इसको हटाने की फाड़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपका आवेदन का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे जगह का नाम रहेगा, किस जगह पे आपने फॉर्म को फिल किया है और दिनांक रहेगा। बस इतना ही में आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। एप्लीकेशन भी होता है, फॉर्म में ही होता है, इसी प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है ना, सेवा में सचिव राज्य विधिज्ञ परिषद प्रयागराज, श्री या तो कुमार है तो कुमार पर लगाइए, श्रीमती है तो श्रीमती। यहाँ पे हिंदी में लिखिए रोनित कुमार चौरसिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अपने अगर पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी श्री हैं, ये चीज़ अब आपको याद हो गया होगा। जो भी हैं आप उस पर लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना उनका नाम लिख दीजिएगा। अस्थाई निवास ग्राम मोहल्ला, अगर कोई आपका अस्थाई निवास होगा, कोई आपका ग्राम होगा, कोई मोहल्ला होगा, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। जो भी आपका पोस्ट होगा, पोस्ट यहाँ पर लिख देंगे। जो भी आपका थाना होगा, थाना यहाँ पर लिख देंगे। जिला की बात करते हैं तो जिला यहाँ पे आप भर देंगे और पिन कोड इस तरह से आप भर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा। का इस आवेदन पत्र द्वारा विनय पूर्वक निवेदन करता हूं कि मैं आवेदक भारतीय नागरिक हूं एवं मेरी आयु 21 वर्ष से अधिक है। मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने हेतु राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के समक्ष
इस आवेदन पत्र के माध्यम से प्रार्थी है तो प्रार्थी पे, या तो प्रार्थनी है तो प्रार्थनी पे। सेकंड, आवश्यक विवरण निम्नवत कराता हूं। अब क्या क्या आवश्यक विवरण है? आवश्यक विवरण में आप एप्लीकेशन पे लिख रहे हैं, इसी प्रकार से आपके पास फॉर्म आएगा और फॉर्म में हर एक कॉलम दिया रहेगा एज यूजुअल, आपको कहीं भी कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कर रहा है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में लिखिएगा, यहाँ पे श्री ऑलरेडी दे रखा है, श्री दे रखा है, कुमारी दे रखा है, श्रीमती। इसी प्रकार से एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड्स को आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे कर रहा है हिंदी में, तो हिंदी में भी आपको यहाँ पे श्री, कुमार, श्रीमती आपको दे रखा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ख वाले में देखेंगे, कर रहा है पिता का नाम अंग्रेजी में। अगर अंग्रेजी में डिमांड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अंग्रेजी में यहाँ पर देंगे। कर रहा है हिंदी में पिता का नाम, तो फिर पिता का नाम आप क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी में देंगे। फिर आपसे कर रहा है जन्म तिथि अंकों में, किसमें मांग रहा है आपका जन्म तिथि साथियों, तो आपका जो जन्म तिथि है वो अंकों में मांग रहा है। जैसे मैंने एक टेंटेटिव ले लिया है 10/10/1995 यहाँ पे, तो एक 10/10/95 आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का जो भी जन्मदिन होगा वो आप अपना जन्मदिन डालेंगे। कर रहा है जैसे शब्दों में 10/10/1995, हिंदी में शब्दों में भी इस तरह से आपको लिखना होगा, जो आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वही हाई स्कूल वाले ही प्रमाण पत्र का आपको डेट ऑफ बर्थ और आपको अपने नाम का स्पेलिंग लिखना होता है, क्योंकि वही आधार माना जाता है। तो ये यहां तक फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। अब साथियों देखिए देय शुल्क की हम बात करते हैं कि जब आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको कितना फीस जमा करना होता है। और ये काफी लोगों का प्रश्न रहता है कि मैं कितना फीस जमा करूंगा, किस प्रकार से मैं फीस जमा करूंगा, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि मैं इंपॉर्टेंट लिख करके आपके लिए लेकर के आया हूं। यहाँ पे कह रहा है एक बैंक ड्राफ्ट बनेगा, कई ठो बैंक ड्राफ्ट नहीं बनेगा, पहले कई ठो बैंक ड्राफ्ट बना करता था, लेकिन अब एक ही बैंक ड्राफ्ट बनेगा। कह रहा है एक बैंक ड्राफ्ट, और वो भी किसके नाम से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से बनेगा। कोई भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नाम से नहीं बनवाएगा, नहीं बनवाएगा और नहीं बनवाएगा। कोई भी अगर डीडी बनवाना होगा तो इसी नाम से बनेगा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से ही आपका डीडी बनेगा, के नाम से ही अंकित चार्ट के अनुसार अपनी आयु एवं जाति के आधार पर बनवा करके संलग्न करेंगे। साथ ही साथ पंजीकरण शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया जाएगा, ना नेफ्ट के द्वारा लिया जाएगा, ना आरटीजीएस के माध्यम से लिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देख लीजिए फीस स्ट्रक्चर इसमें क्या दे रखा है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या क्या फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। कह रहा है जनरल ओबीसी एंड एज बिलो 38, अगर आपका एज 38 से कम है तो आपका 16,665 रुपया लगेगा, अगर आप जनरल और ओबीसी में फॉल करते हैं। जनरल ओबीसी एंड एज बिटवीन 38 से 45 है तो आपका 21,665 रुपया लगेगा। अगर जनरल ओबीसी एंड एज बिटवीन 45 से 50 है तो आपका 18,665 रुपया लगेगा। जनरल ओबीसी एंड एज एबव 50 एंड रिटायर है तो आपका 28,665 रुपया यहाँ पे लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कर रहा है SC ST एंड एज बिलो 38 की बात कर रहा है। यहाँ पे यहाँ से SC ST का स्टार्ट हो रहा है, इनका 13,540 रुपया लगेगा। SC ST एंड एज बिटवीन 38 से 45 तो इनका 18,540 रुपया लगेगा। साथ ही साथ SC ST एंड एज बिटवीन 45 से 50 तो इनका 15,540 रुपया लगेगा। SC ST एंड एज एबो 50 एंड रिटायर तो इनका 25,540 रुपया यहाँ पे लगेगा। तो यही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का साथियों फीस स्ट्रक्चर होता है। इतना ही फीस आपको सबमिट करना होता है। जिस एज में, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं उसी एज के हिसाब से, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कह रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बहुत पहले LLB कर चुके हैं, उनके ऊपर एज अ पेनाल्टी के रूप में ये चार्ज किया जाएगा। यदि आप अनुसूचित जनजाति या जनजाति के हैं तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र जिला अधिकारी से आपको दाखिल करना होगा। यदि आप इन सभी चीजों से अगर बिलोंग करते हैं तो जिला अधिकारी साहब के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र लेकर के आना पड़ेगा। नोट में देखिए साथियों क्या कह रहा है, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। अगर हम नोट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, सिर्फ और सिर्फ इस नोट की बात करते हैं, तो इस नोट को देखिए ध्यान से पढ़िए। इस नोट में क्या लिखा है, कह रहा है LLB करने के 5 साल के बाद, अगर आपने LLB कर लिया है और LLB करने के 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर 10,000 रुपए व 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन कराने पर 20,000 रुपए अधिक शुल्क की डीडी जोड़ करके आप बनवाएंगे। एज अ पेनाल्टी के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आपसे चार्ज कर रहा है कि भाई साहब आपने LLB तो कर लिया था, 2010 में ही आपने कर लिया था, लेकिन आज 2023 में आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे थे,
बीच में आप क्या कर रहे थे, बीच में आप कुछ व्यवसाय कर रहे थे, कुछ व्यापार कर रहे थे, या फिर कुछ भी आप कर रहे थे, उसके एवज में आपको क्या देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आज करा रहे हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। जो इस केस में फॉल करेगा वो क्या करेगा, वो पैसा जोड़ करके, जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है उस कैटेगरी में पैसा जोड़ करके अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या करेगा, अपना डीडी बनवाएगा। ये बात साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब यहाँ पे तीसरे नंबर का आपके पास फोटो देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद 2 फोटोग्राफ्स और आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए कह रहा है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पहले में देखिए नेम की बात कर रहा है। नेम इन फुल एज पर एलएलबी सर्टिफिकेट, श्री आप यहाँ पे लगा देंगे। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे एक एक कॉलम में एक एक वर्ड आपको क्या करना है साथियों, भरते हुए चलना है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं फादर हस्बैंड नेम, श्री यहाँ पे है, श्री ऑलरेडी आपको दे रखा है। जो भी आपके पापा का नाम होगा वो आपको अपने पापा का नाम यहाँ पे करते हुए मेंशन करते हुए चलना है। थर्ड की हम बात करते हैं रेसिडेंस की बात करते हैं तो रेसिडेंस स्पेसिफाई स्टेट्स की बात करते हैं तो इससे आपको मतलब नहीं होता है। थर्ड नंबर यहाँ पे भी आप छोड़ दीजिए। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस की बात करता है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस आप डालेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने परमानेंट एड्रेस डाला उसी तरह से आप यहाँ पे आप अपना लोकल एड्रेस भी डालेंगे। जो आपका लोकल एड्रेस होगा साथियों वो लोकल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपका अपना पिन कोड नंबर यहाँ पे होता है, ये आपको डालना होता है। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 6 नंबर में आप देखिए कह रहा है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज में अगर प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज डाला। आप जहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके बारे में आप यहां पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं तो प्रयागराज का सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है साथियों, तो प्रयागराज में ही हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट मींस कि जिला न्यायालय जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, हमारा प्रयागराज का ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम वहीं पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर हम तहसील की बात करते हैं कि हमारे प्रयागराज का तहसील कौन है तो साथियों हमारा प्रयागराज का सदर तहसील है। जो आपका तहसील होगा वो आप अपना तहसील यहाँ पे डालेंगे। 7वें नंबर में आप देखिए कह रहे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डालेंगे। अगर हम सेक्स की बात करते हैं, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जो भी होंगे, अगर मेल हैं तो आप मेल पे टिक करिएगा, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करिएगा। फिर 9 नंबर में आप मैरिटल स्टेटस बताए हैं कि आप शादीशुदा हैं कि आप शादीशुदा नहीं है। जो भी चीज़ आप होंगे आप उसके बारे में आप वहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, एससी से, एसटी से, ओबीसी से या फिर जनरल कैटेगरी से। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। आगे हम बात करते हैं 11 नंबर में साथियों। 11 नंबर में कह रहा है एज ऑफ द कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये कहेंगे कि ये क्या है गणित, तो ये मैं कहूँगा कि जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं आज के डेट पे आप कितने साल के हुए, वही चीज यहाँ पे आपको भरना है। आज जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ले लिया कि आज मैं 23 साल 6 महीना और 25 दिन का हो गया, वही चीज आपको यहाँ पे भरना है कि जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने दिन के आप हो गए। तो जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने एक टेंटेटिव ले लिया कि मैं 23 साल 6 महीना और 25 दिन का हो गया हूँ, ये चीज मैंने यहाँ पे 11 नंबर वाले कॉलम में भर दिया। ये भी पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। कह रहा है पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप में हिंदी में भरे, साफ साफ कह दिया हिंदी में भरे तो हिंदी में ही भरना है, इंग्लिश में हमें नहीं भरने की आवश्यकता है। नाम की बात करते हैं तो नाम मैंने अपना डाल दिया, जैसे रोनित कुमार चौरसिया मैंने अपना नाम डाल दिया। कर रहा पिता का नाम की बात करते हैं तो पिता का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। पूर्ण पता की बात करता है तो जो भी आपका पूर्ण पता होगा साथियों आप अपना पूरा आप यहाँ पे अपना पता लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर भी लिखना होता है और इस पते पे आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिखने की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीजों को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि ये कह रहा था कि हिंदी में भरें तो हिंदी में ही भरें। आगे फिर इसी तरह से है, इसी तरह का कह रहा है ये भी पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से हिंदी में भरें। अभी आपसे इंग्लिश में भी भरने के लिए कहेगा तो ये हिंदी में भरने की बात कर रहा है। कह रहा है नाम आपका पूछ रहा है, नाम में जैसे आपने अपना नाम डाल दिया कि हाँ मेरा नाम ये फलाना है। साथ ही साथ कर रहा है पिता का नाम की बात करते हैं तो आप अपने पिता का भी नाम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, धूमधाम से मेंशन कर सकते हैं। आप अपने पिता का भी नाम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम पूर्ण पता की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे आप अपना पूर्ण
पता भी लिख सकते हैं, जो भी आपका पूर्ण पता होगा। पिन नंबर भी आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको पिन नंबर भी यहाँ पर मेंशन करने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं यहाँ पे साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिखने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये चौथा नंबर का आपका फोटोग्राफ्स आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है, तो चौथा नंबर का ये आ रहा है। और चौथे नंबर वाले में क्या हो रहा है, ये फॉर्म फॉर आईडी कार्ड, जो आपके पास आईडी कार्ड बनता है, जो आपका आईडी कार्ड होता है, उसी आईडी कार्ड के लिए फॉर्म फिल कराया जा रहा है। और इस फॉर्म में अगर आप गलती करेंगे तो जो आपके पास आईडी कार्ड बन करके आएगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से, वो आईडी कार्ड में क्या रहेगी, गलती रहेगी। करें अस्थाई पता भरें, जो भी आपका अस्थाई पता होगा अस्थाई पता भरेंगे। आवेदक द्वारा हिंदी में भरे जाएंगे, ये नहीं कि अंग्रेजी में हम भर देंगे। अभी अंग्रेजी वाला भी दिखाएंगे कि इंग्लिश में भी आपको भरना है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि हिंदी में भरेंगे तो हमको फॉर्म को क्या करना होगा, हिंदी में ही भरना होगा। पहले में कह रहा है नाम, अगर श्री है तो श्री पे लगाइएगा, जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे आप अपना नाम देंगे। जन्म तिथि अंकों में, जैसे मैंने 10-10-1990 यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे डालेंगे। उसी तरह से शब्दों में, जैसे 10-10-90 आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पे आप डालेंगे। पिता, पति या पिता का या फिर पति का नाम डालेंगे, तो जो पिता का आपके नाम होगा पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप वाइफ हैं किसी की तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालिए। मकान नंबर आपका है तो मकान नंबर आप डालिए। अगर कोई आपका ग्राम है या फिर मोहल्ला है तो ग्राम या मोहल्ला को आप डालिए। अगर कोई आपका पोस्ट है तो पोस्ट को डालिए। अगर कोई थाना है तो थाना को आप डालिए। अगर आपका कोई जनपद है तो जनपद को डालिए। फिर जनपद को डालने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना पिन नंबर डालेंगे। ये आपके आई कार्ड का फॉर्म यहाँ पे फिल हो गया। साथियों लास्ट तक आप बने रहिए, अभी आपको मैं दिखाता हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ ले करके जाना होता है। अगर आप बीच में छोड़ करके भागेंगे तो नुकसान आप ही का है। अब देखिए ये 5वें नंबर का फोटोग्राफ्स है और इसी पेज के बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, इसी पेज के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि अभी मैं वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो इसके साथ लगने वाला है। ठीक, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए टू बी फिल्ड इन इंग्लिश की बात कर रहा है, इसको अंग्रेजी में भरना होता है और ये भी आपके आईडी कार्ड के लिए ही भरवाया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर में देखिए नेम की बात करता है तो यहाँ पे श्री कुमारी श्रीमती आपको लिख करके दिया होता है। आप यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। फादर का नेम या फिर हस्बैंड का नेम जो भी आपका होगा आप डालेंगे। हाउस नंबर अगर आपका कोई है तो आप डालेंगे। अगर कोई आपका मोहल्ला है या फिर कोई विलेज है तो आप डालेंगे। जो भी आपका पोस्ट होगा पोस्ट आप डालेंगे। पुलिस स्टेशन आपका होगा तो डालेंगे। आपका जो जिला होगा वो जिला डालेंगे और पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो बस इतना ही, आप यह सारी चीज़ों को आप भर देंगे तो आपका फॉर्म ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑफिस यूज ओनली है तो इसमें हमको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो साथियों आपका फॉर्म था ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट फॉर उत्तर प्रदेश ई स्टैंप पेपर है। आपको क्या लेना होगा साथियों, आपको स्टैंप पेपर भी लेना होगा। अब ये कितने रुपए का स्टैंप पेपर है साथियों, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये 10 रुपए का क्या है, ये 10 रुपए का स्टैंप पेपर है। और इसी प्रकार के 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे आपको क्या करना होगा, आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। किसके नाम से बनेगा, तो ये बनेगा सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से बनेगा। अब इसमें क्या क्या लिखा जाएगा साथियों, यहाँ पे मैं वो चीजें आपको दिखाता हूँ। करा शपथ पत्र में आपको अपना नाम लिखना होगा। आपको लिखना होगा कि मैं कितने साल का हो गया, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पहला कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा जन्म इतने तारीख को हुआ था। ये सारी बातें जब आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म के साथ लिख करके 21 बातें आती हैं, 16 बातें की एक किताब आती है। वो 16 बातें आपको क्या करना होता है इस फॉर्म में, आपको जब एफिडेविट आप बनवाते हैं तो आप लिखते हैं यहाँ पे, और वो जब जाएंगे आप एफिडेविट बनवाने तो एफिडेविट बनाने वाला आपको लिख देगा। तो ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे ये आपको बनता है। आगे चलते हैं, 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर आपने देख लिया। साथ ही साथ बस यहीं तक सीमित नहीं रहता है, इसके बाद आप इसमें क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है फिर एक इंडियन नॉन जुडिशियल हमको स्टाम्प पेपर लेने का होता है। और ये कितने रुपए का लेने का होता है, और साथियों सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत लेना होता है, क्योंकि अक्सर आप छोटे जगहों से लेते हैं, वहां पे आपसे पूछा जाता है कि ये 500 रुपए वाला जो स्टाम्प पेपर लेंगे ये कितने का स्टाम्प पेपर है, तो ये 500 रुपए का स्टाम्प पेपर है। और ये पूछा जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत थे, तो आर्टिकल नंबर 17A के अंतर्गत आपको क्या लिया जाएगा, इनरोलमेंट अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत आर्टिकल 17A के अंतर्गत ये फॉर्म आपको, ये स्टाम्प पेपर आपको खरीदना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 500 रुपए का ये स्टाम्प पेपर, और इसमें कुछ लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती, ये ब्लैंक होता है।
ये आपने यहां पर देख लिया। और साथ ही साथ इसी प्रकार का आपका एक क्या होता है साथियों, इसी प्रकार का आपका एक डिमांड ड्राफ्ट डीडी भी बनता है। देखिए किसके नाम पे बनता है, जैसे 16,665 रुपए के नाम से बना है, किसके फेवर में बना है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज नहीं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से ये डीडी बना है। इसी प्रकार का ये डीडी आपको बनवाना होता है। आप लोगों ने देख लिया। जो भी अभी शपथ पत्र में दिखा रहा था कि शपथ पत्र में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, तो आप देख लीजिए यही सारी बातें शपथ पत्र में लिखी जाएगी। यह कि मैं जन्म से भारतीय हूं, मेरा जन्म इतने तारीख को हुआ, यह कि मैं किसी भी अपराध में दंडित नहीं हूं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे मैंने हाई स्कूल इतने में पास किया, इंटर मैंने इतने में पास किया, एलएलबी मैंने इतने में पास किया, ग्रेजुएशन मैंने मीन्स किया आपने एलएलबी हमने इतने में पास किया। ये सारी बातें आपके क्या होती है, ये सारी की सारी बातें आपके एफिडेविट पे लिखी जाती है। बस इतना ही नहीं साथियों, इसके साथ साथ अब आप देखिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आना होता है, उसके बारे में भी आप जान जाइए। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, किसकी बात करते हैं साथियों, क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 10th का आपको मार्कशीट लेकर के आना पड़ता है। अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं, किसकी, क्लास 12th की बात करते हैं, तो क्लास 12th का मार्कशीट आपको लेकर के आना पड़ता है। साथ ही साथ आपके पास अगर हम बीए की बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं, या फिर कोई भी आपने इस प्रकार का 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, उसका 3 साल का सर्टिफिकेट, और साथ साथ आपको क्या लेकर आना पड़ता है, डिग्री आपको लेकर के आना पड़ता है। क्या लेकर के आना पड़ता है साथियों, तो डिग्री, यहाँ पे डिग्री भी आपको लेकर के आना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एलएलबी की, अगर आपने तुरंत एलएलबी पास किया है साथियों, तो एलएलबी का आपका पूरा सेमेस्टर का मार्कशीट रहेगा, और उसके साथ साथ क्या रहेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा। क्या रहेगा साथियों, तो उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा। या फिर आपने काफी दिन पहले से एलएलबी आपने पास कर रखा है, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास ओरिजिनल क्या रहना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास डिग्री होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के आएंगे दोस्तों, 2 सेट में लेकर के आएंगे। कितने सेट में लेकर के आएंगे, 2 सेट में, सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी लेकर के आना है। किसी भी प्रकार का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां पर लेकर के आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थी पूरा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, सभी के सभी इंफॉर्मेशन आपके इसी लॉ विद रोनित चैनल के माध्यम से यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिएगा। अगर आपको और अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रकार का मैं आपके लिए अक्सर वीडियो मैं लेकर के आया करूंगा। तो साथियों ये पूरा का पूरा सीन था। अगर आपको पीसीएस जे की अगर तैयारी करनी हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं धूमधाम से। अगर इसके बाद AIBE का एग्जामिनेशन आपको देने के लिए भी मैं बताऊंगा कि कब कब आपका AIBE का एग्जामिनेशन होगा। AIBE का एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्या चीजें अवार्ड की जाती है, किस प्रकार का COP नंबर आपको दिया जाता है, तो ढेर सारी बातें हम आपसे करेंगे। साथियों ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये सेशन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।